दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कन्नड़ सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसे साल 2024 में रिलीज किया गया था। मूवी की IMDb रेटिंग पूरे 1 साल बाद भी 9 बनी हुई है, इसीलिए ये मूवी बहुत ही खास होने वाली है। इसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पर 2 भाई बहन खेल रहे होते हैं, जिसमें लड़की का नाम होता है आयशा और लड़के का नाम होता है विनोद। हम देखते हैं कि उनके साथ उनकी माँ रमा इसी घर में रहती है, जबकि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। खैर, आज हमें रमा थोड़ी घबराई हुई सी दिखती है। वो इधर उधर घर में किसी चीज को ढूंढ रही थी। फिर वो चीज ना मिलने पर वो अपनी बेटी आयशा से पूछती है कि बेटा, क्या तुमने मेरा पर्स देखा था? बहुत देर हो गई, मिल नहीं रहा, पता नहीं मैं कहाँ रख कर भूल गई। तो इस पर आयशा उससे कहती है कि माँ, इधर उधर दिमाग मत लगाओ, पहले शांति से बैठो, अपनी आंखें बंद करो और फिर सोचो कि आखिरी बार तुमने पर्स कब उठाया था, किस काम के लिए, और उसके बाद तुम कहाँ कहाँ गई थी। तो इस तरह अब रमा यही करने लगती है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि असल में जब वो बर्तन धो रही थी तभी घर के बाहर सब्जी वाला आया था, जिस वजह से उसने अपना पर्स निकाला था। फिर सब्जी लेने के बाद वो घर के अंदर आई थी, लेकिन बारिश का मौसम होने की वजह से वो छत पर कपड़े लेने जाती है, पर इसी जल्दबाजी में वो अपने पर्स को छत पर ही भूल जाती है। इस तरह अब ये सब याद आते ही रमा फौरन छत पर जाकर अपने पर्स को ले आती है, पर जैसे ही वो देखती है कि बारिश की वजह से उस पर्स में रखे पैसे भीग गए थे, तो वो प्रेस निकालकर उन नोटों को गर्म करके सुखाने लगती है, जैसे अमूमन हम अपने घरों में करते हैं। खैर, अब ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है और कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है, जहां हम देखते हैं कि किसी जगह पर एक डॉक्टर का मर्डर हुआ होता है और वो जगह उसी डॉक्टर का घर होता है। तो अब पुलिस की एक टीम फॉरेंसिक वालों के साथ फौरन क्राइम सीन पर पहुंच जाती है। अब यहीं पर हम आयशा को भी देखते हैं, जो कि बड़ी हो चुकी थी और फिलहाल वो यहाँ पर फॉरेंसिक डिटेक्टिव ऑफिसर बनकर काम कर रही थी। साथ ही हम यहाँ पर इंस्पेक्टर शिखा को भी देखते हैं, जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर आई होती है। अब घर के अंदर आने के बाद ये लोग डॉक्टर की लाश को ठीक से ऑब्जर्व करने लगते हैं कि उस डॉक्टर की लाश जमीन पर पड़ी है, उसके हाथ में चाकू है, जमीन पर खून है। तो इस तरह से पहली नजर में ये लोग इस केस को खुद को मारने का केस मानने लगते हैं। लेकिन इसी बीच कांस्टेबल रविंद्र यहाँ पर कैलाश नाम के एक लड़के को लेकर आता है, जो असल में उस डॉक्टर संदीप के घर में काफी समय से काम कर रहा था। अब इंस्पेक्टर शिखा के पूछने पर कैलाश उसे बताता है कि मैडम, मैं डॉक्टर संदीप के घर पर पिछले 2 सालों से काम कर रहा हूँ। तो शिखा उससे पूछती है कि बताओ, डॉक्टर संदीप की मौत कैसे हुई? तुम उस वक्त कहाँ पर थे? तो कैलाश बताता है, मुझे नहीं पता, मुझे तो कल मेरे घर से फोन आया था, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए मैं उन्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर गया था। लेकिन आज जब सुबह मैं यहाँ पर आया तो ये घटना हो चुकी थी। अब यहाँ पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करने वाला आयशा का दोस्त, जिसका नाम होता है अरुण, वो कहता है कि शिखा मैडम, मुझे लगता है कि इस कैलाश के बनाए हुए खाने को खाकर ही इस डॉक्टर की मौत हुई होगी। जिस पर शिखा उससे कहती है कि तुम चुप रहो, हर जगह मजाक नहीं चलता, पहले मुझे ठीक से इन्वेस्टिगेशन करने दो, उसके बाद सबूतों के हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि यह कत्ल का मामला है या खुद को मारने का। तो अब इसी के साथ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। कुछ लोग बॉडी की जांच करने लगते हैं, तो वहीं अरुण घर में रखी हुई सस्पिशियस चीजों का फोटो लेने लगता है। इसके बाद वो जब ड्रॉअर खोलता है तो देखता है कि उसे वहाँ पर एक दवाई की बोतल मिलती है और वो उसके साथ अपनी फोटो भी खींच लेता है। इसी बीच हमें आयशा को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर मिल रहे सारे सबूतों और फिंगरप्रिंट्स की मदद से इस जगह पर हुए इंसिडेंट का अंदाजा लगाने लगती है। इन सब का इस्तेमाल करते हुए वो इमेजिन करती है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ होगा। इसके बाद वो अपनी आंखें बंद करती है और देखती है कि डॉक्टर संदीप जब खाना खा रहा होता है तभी उसे घर के बाहर गाड़ी से कुछ आवाजें आती है। इसीलिए वो बाहर जाकर गाड़ी के शीशे से अंदर देखता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद वो इधर उधर भी देखता है, लेकिन फिर भी वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। इसी बीच गाड़ी की आवाज बंद करने के बाद वो फिर से घर के अंदर आता है, लेकिन इसी टाइम गैप में शायद वो हत्यारा घर में घुस चुका था, जिसने संदीप के घर में घुसते ही उस पर हमला किया और चाकू से उसे मार डाला। खैर, जब आयशा अपना कंक्लूजन निकाल रही होती है तभी अचानक इंस्पेक्टर शिखा कांस्टेबल रविंद्र से कहती है, यहाँ के सारे सबूत इकट्ठा करो और ये बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, इस आदमी ने खुद को मारा है। तो ये सुनकर आयशा शिखा से कहती है कि मैडम, आपने कैसे मान लिया कि ये एक खुद को मारने का केस है? तो शिखा उससे कहती है कि मैंने ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं, तुम खुद ही देखो, उसकी बॉडी पर ना ही हाथापाई के निशान हैं और ना ही इसके घर में कोई चोरी हुई है। तो इसका मतलब साफ हुआ ना कि इस डॉक्टर ने ही खुद को मारा है। और वैसे भी यहाँ पर काम करने वाले नौकर कैलाश ने हमें बताया था कि यह डॉक्टर यहाँ पर अकेला रहता था, इसीलिए उसे अकेलापन महसूस हुआ होगा, जिससे डिप्रेशन में जाकर उसने एक दिन खुद को खत्म कर लिया।
अकेले रहने वाले बड़े लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। पर आयशा उससे एग्री नहीं करती, इसलिए वो कहती है कि मैडम, लेकिन आप ये बात कैसे साबित करोगे? मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि ये एक मर्डर है। हाँ, आपकी बात सही है कि उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी लड़ाई झगड़े के निशान नहीं है, लेकिन एक आदमी खाना खाते वक्त तो खुद को खत्म कैसे कर सकता है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर उसे खुद को मारना ही होता तो वो दर्द की जगह कोई आसान रास्ता चुनता, क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर थे, इसीलिए पेनलेस डेथ ही उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होती। फिर भी उन्होंने चाकू का इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये एक मर्डर है। ये सुनकर शिखा कहती है कि फिर मर्डर कैसे हुआ होगा, इसकी कोई थ्योरी है तुम्हारे पास? तो आयशा कहती है कि मैडम, मुझे लगता है कि जब डॉक्टर खाना खा रहे थे तभी उन्हें घर के बाहर से कुछ आवाज आई होगी, और फिर जब वो उस आवाज को सुनकर बाहर गए और बाहर कोई ना मिलने पर वापस आए तो इसी बीच कातिल घर में घुस आया और उसने डॉक्टर का खून कर दिया। आयशा ये भी कहती है कि उस चाकू के ऊपर सिर्फ एक ही आदमी के फिंगरप्रिंट्स हैं, जो कि डॉक्टर के ही हैं। यानी वो कातिल बहुत ही शातिर है, या तो उसने बड़ी सफाई से अपने निशान मिटाए हैं या फिर उसने अपने निशान छोड़े ही नहीं हैं, टू मेक इट अ परफेक्ट मर्डर। अब ये सुनकर शिखा कहती है कि ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम देखेंगे कि मौत कैसे हुई। अब यहाँ पर आयशा शिखा से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन मांगती है, जिस पर शिखा उससे कहती है कि ठीक है, अगर तुम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हो तो मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ, लेकिन जब भी कुछ पता चले तो पहले मुझसे शेयर करना, ये चीज याद रहे। फिर जब शिखा बाहर आती है तो कांस्टेबल रविंद्र उससे कहता है कि मैडम, आप सीनियर हैं, आप खुद भी इस केस को सॉल्व कर सकती थी, फिर आपने आयशा को जिम्मेदारी क्यों दी? तो शिखा उससे कहती है कि देखो रविंद्र, आयशा एक यंग लड़की है और वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। उसकी अभी नई नई भर्ती हुई है, इसलिए उसके अंदर बहुत जोश है। ऊपर से वो कोई काम करेगी तो वैसे भी उसका क्रेडिट मुझे ही मिलेगा, तो इसीलिए उसको काम करने दो, मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा ही करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मीडिया वाले भी पहुँच जाते हैं और इंस्पेक्टर शिखा से सवाल जवाब करने लगते हैं। वो पूछते हैं कि मैडम, आपका इस डॉक्टर के मर्डर के बारे में क्या कहना है? आप खूनी को कब तक पकड़ लेंगी? क्या आपको इस केस से जुड़े कोई सबूत मिले हैं जो आप हमें दिखा सकें? तो शिखा कहती है कि हम इस केस पर छानबीन कर रहे हैं, फिलहाल हमें थोड़ा टाइम दीजिए, ऐसा कोई भी सबूत पब्लिकली सभी को दिखाना ठीक नहीं होगा। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि आयशा डॉक्टर संदीप के हॉस्पिटल जाकर वहाँ उनके दोस्तों और कोवर्कर्स के साथ बातचीत करने लगती है, ताकि डॉक्टर संदीप के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। अब उसके साथ अरुण भी होता है, जो सारी बातों की वीडियो रिकॉर्डिंग करता रहता है। असल में ऐसा करने के लिए उसको आयशा ने ही बोला था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर हम किसी इन्फॉर्मेशन को मिस कर देंगे तो वीडियो देखने पर वो वापस याद आ जाएगी। खैर, अब सभी लोग आयशा को यहाँ पर बताते हैं कि डॉक्टर संदीप तो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और हमें जितना पता है उनका कोई भी दुश्मन नहीं था। फिर हॉस्पिटल में काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि मैडम, उनका यहाँ पर कोई नहीं था और लास्ट टाइम यहाँ से जाते वक्त मैंने उन्हें लैब में एक लड़के के साथ बात करते हुए देखा था और उस लड़के का नाम है राजू। फिर जब आयशा राजू के बारे में पता करती है तो वो उस लैब का टेक्नीशियन होता है, इसलिए अब अरुण फौरन राजू को बुलाकर उससे पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर संदीप का पोस्टमार्टम किया जा रहा होता है और पोस्टमार्टम करते वक्त यहाँ पर आयशा भी मौजूद होती है। फिर यहाँ वो डॉक्टर उससे पूछती है कि मर्डर वेपन क्या था, तो आयशा उसे वो चाकू दिखाती है जो इन्हें संदीप की बॉडी के पास मिला था। तो ये देखकर डॉक्टर कहती है कि नहीं, ये वो हथियार नहीं हो सकता, बल्कि संदीप की बॉडी पर ऐसे कोई निशान नहीं है जो किसी चाकू के हों, लेकिन हो सकता है कि इस पर बेहद नुकीली चीज से वार किया गया हो, इसलिए ये सब मैं फाइनल रिपोर्ट में बता पाऊंगी। लेकिन ये पक्का है कि इसने खुद को चाकू से नहीं मारा, बल्कि इसका मर्डर हुआ है। इस बीच वो आयशा से एक बात और कहती है कि संदीप की बॉडी में एक खास तरह की दवा के ट्रेसेस पाए गए हैं, लेकिन वो क्या हैं, ये पता करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस तरह हम समझ पाते हैं कि आयशा की सोच सही थी, डॉक्टर ने खुद को नहीं मारा था। खैर, अब बाहर आकर आयशा यही बात अरुण को बताती है और फिर वो दोनों कॉल करके यही बात इंस्पेक्टर शिखा से शेयर करते हैं। शिखा भी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि आयशा का सोचना बिल्कुल सही था, लेकिन वो कहती है कि ठीक है, फाइनल रिपोर्ट का वेट करो, केस को अब उसी रिपोर्ट के हिसाब से आगे बढ़ाएंगे। फिर हम देखते हैं कि आयशा अपने घर पर आ जाती है, जहां वो अपनी माँ रमा के साथ खाना खाने लगती है, क्योंकि इतने दिनों की दौड़ भाग में वो घर पर खाना नहीं खा पाई थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की, हमने अभी तक आयशा के भाई विनोद को इस घर में या फिर प्रेजेंट में नहीं देखा। खैर, अब खाना खाने के बाद आयशा अपनी माँ से कहती है कि माँ, अब मुझे थोड़ा काम है, इसलिए मैं उसे खत्म करने के बाद सोऊंगी, लेकिन तब तक तुम सो जाओ।
फिर हम देखते हैं कि उसके अगले दिन अरुण और आयशा मिलकर उसी राजू टेक्नीशियन से मिलने जाते हैं। वहीं राजू, जिसे हॉस्पिटल के गार्ड ने डॉक्टर संदीप के साथ लास्ट टाइम देखा था। लेकिन जैसे ही ये दोनों उनके घर पहुंचते हैं तो इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इनके सामने राजू की लाश होती है। अब ये देखकर अरुण फौरन इंस्पेक्टर शिखा को कॉल करता है, जिसके बाद कुछ ही देर में शिखा भी वहां पहुंच जाती है। अब शिखा यहाँ पर कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि डॉक्टर संदीप की मौत हुई और फिर उसी केस से जुड़े इस राजू की भी मौत हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों मौतों के पीछे कोई खास वजह हो। इसके बाद ये लोग यहाँ पर छानबीन करते हैं तो उन्हें यहाँ पर एक दवाई की बोतल मिलती है और आयशा को यहाँ पर कुछ कागजात भी गिरे हुए मिलते हैं। फिर इन्हीं सारे सबूतों को देखकर वो इमेजिन करने लगती है कि यहाँ पर राजू की मौत कैसे हुई होगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर राजू कुछ लिख रहा होता है और लिखते वक्त उसने काफी शराब भी पी रखी थी। उसके बाद राजू ने दुखी होकर पंखे से लटककर खुद को मारने की कोशिश की होगी, लेकिन उस वक्त उसके वजन से वो फैन ही बंद हो गया होगा। इसके बाद उसने मरने के लिए अपने घर में कुछ दवाइयाँ ढूंढने की कोशिश की होगी और जब वो उसे दवाई मिली तो उसने वो दवाई पूरी पी ली, जिससे उसकी मौत हो गई होगी। यानी यहाँ पर आयशा को कत्ल की जगह खुद को मारने का केस समझ में आता है। अब इसी बीच शिखा कहती है कि इस आदमी को किसने मारा होगा। तभी आयशा उससे कहती है कि मैडम, इसको किसी ने नहीं मारा, मेरे हिसाब से इसने खुद की ही जान ली है। तो ये सुनकर शिखा कहती है कि ठीक है, पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, फिर देखते हैं कि क्या होता है और उसी के हिसाब से केस को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से अब वो राजू की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन तभी आयशा उससे कहती है कि मैडम, मुझे लगता है कि हमें खुद जाकर राजू का पोस्टमार्टम देखना चाहिए। अब शिखा पहले तो मना करती है कि तुम अभी नई नई आई हो, देख नहीं पाओगी, बाद में चलेंगे। लेकिन जब आयशा उससे ज्यादा रिक्वेस्ट करती है तो इसके बाद आयशा, अरुण और शिखा ये तीनों ही बॉडी का पोस्टमार्टम देखने के लिए चले जाते हैं। अब आयशा और शिखा को तो कुछ नहीं होता, लेकिन अरुण को लाइव चीरा फाड़ी देखकर उल्टियां आने लगती हैं। खैर, अब वो डॉक्टर शिखा से कहती है कि हमें राजू की बॉडी के अंदर उसने जो दवाई खाई थी उसके ट्रेसेस मिले हैं और उसी की वजह से उसकी मौत हुई है, उसका मर्डर नहीं हुआ। तो ये सुनकर शिखा हैरान रह जाती है और आयशा से कहती है कि आयशा, तुम तो सच में बहुत ही होशियार हो, इस केस में भी तुम्हारा आइडिया एकदम सही निकला। फिर वो कहती है कि आगे जाकर अगर हमें किसी केस में तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम हमारी मदद करने के लिए आ जाना। लेकिन तभी शिखा को कुछ याद आता है और वो उससे कहती है कि मेरे पास एक केस है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इसलिए मैं तुमको जल्दी ही अपने पास बुलाऊंगी। तो आयशा इस पर हाँ कह देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आयशा अपने दोस्त अरुण को खाना खिलाने के लिए अपने घर पर ले जाती है, क्योंकि मॉर्चरी रूम के अंदर का सीन देखकर वो अभी भी बहुत अनकंफर्टेबल होता है। खैर, अब अरुण को खाना बहुत पसंद आ जाता है, इसलिए वो कुछ खाना डिब्बे में भरकर भी लेकर जाता है। अब इतने में यहाँ पर इंस्पेक्टर शिखा आयशा को कॉल करती है और कहती है कि एक इमरजेंसी आ गई है, तुम जल्दी से मेरे घर पर पहुँचो। तो इस तरह अब आयशा फौरन अरुण को अपने पास बुलाती है, जिसके बाद ये दोनों शिखा के घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद शिखा उसे बताती है कि आयशा, मैंने तुम्हें उस केस के बारे में बताया था ना, जिसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, तो मैंने तुम्हें उसी वजह से यहाँ बुलाया है। फिर शिखा उससे कहती है कि मेरे करियर में मुझसे पहली बार ऐसी गलती हुई है। दरअसल केस नंबर 112 से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां थी वो एक हार्ड डिस्क के अंदर थी, लेकिन अब वो हार्ड डिस्क गुम हो चुकी है। ये सुनकर आयशा कहती है कि मैडम, आप पूरी बात बताइए कि आखिर दिक्कत क्या है। तो अब शिखा उसे बताती है कि दरअसल कल मैं और रविंद्र उस केस को लेकर ही बात कर रहे थे और साथ में हम तुम्हारे बारे में भी बात कर रहे थे, और तभी मुझे मेरे सीनियर पुलिस ऑफिसर का कॉल आया। फिर उन्होंने मुझसे केस नंबर 112 से जुड़े कुछ सबूतों के बारे में पूछा, तो मैंने बता दिया कि सर, केस नंबर 112 से जुड़े सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं और मेरे पास एक हार्ड डिस्क में सेफ है। फिर उन्होंने मुझसे फिलहाल के केस के बारे में पूछा, तो मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया कि तुम बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की हो और बहुत सारे केस सॉल्व करने में मदद कर सकती हो। और इसी बीच मैंने उस हार्ड डिस्क को रविंद्र को दे दिया और उससे कहा कि वो उसको अपने साथ अपने घर ले जाए और संभाल कर रख ले, फिर जब जरूरत होगी हम उसको वापस मंगा लेंगे। पर दिक्कत ये थी कि शिखा के साथ साथ रविंद्र ने भी काफी शराब पी रखी थी, इसलिए वो भी इस बारे में भूल जाता है और उस हार्ड डिस्क को नीचे टेबल पर रखकर वहाँ से चला जाता है। अब इसी बीच मैंने अपने लिए खाना भी ऑर्डर किया था, क्योंकि पीते हुए अब काफी देर हो गई थी, इसलिए अब वो लड़का पार्सल देने के लिए आया तो मेरी काम वाली बाई उससे वो खाना रिसीव करने गई थी। इसी बीच उस लड़के ने मेरी बाई से पानी पीने के लिए मांगा था और फिर जब मेरी बाई पानी लेने अंदर गई थी तो उसने टेबल पर उस हार्ड डिस्क को देखा था, लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या चीज है, इसलिए उसने वो उठाकर दूसरी जगह पर रख दिया। लेकिन उसके हिसाब से उसने जहाँ पर रखा मुझे वो हार्ड डिस्क वहाँ पर नहीं मिली, जिसकी वजह से अब मैं बहुत ही टेंशन में हूँ। खैर, तो अब आयशा शिखा से कहती है कि आप उस बाई को बुलाओ, उससे कुछ पूछ कर देखते हैं। फिर जब वो बाई सभी के सामने आती है तो आयशा उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता था कि वो क्या चीज थी।
तो अब वो काम वाली बाई उससे कहती है कि मैडम, मैंने उस हार्ड डिस्क को नहीं चुराया, बल्कि मैंने तो उसे वहीं पर सामने रख भी दिया था, लेकिन अब वो कहाँ पर है ये मुझे नहीं पता। वो कहती है कि मुझे तो हार्ड डिस्क क्या होती है ये भी नहीं पता मैडम, और वैसे भी इस घर में इतने सारे गहने यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं। कई बार मैंने पैसों को भी इधर उधर देखा है, लेकिन आज तक मैंने कभी कुछ नहीं चुराया। तो आपको क्या लगता है मैं हार्ड डिस्क को चुराऊंगी? ये सुनकर अब आयशा मुस्कुराते हुए शिखा से कहती है कि मैडम, आप कुछ बातें मुझसे छुपा रही हो, इसलिए जब तक आप वो बातें मुझे नहीं बताएंगी तब तक मैं आपकी मदद कैसे करूंगी। अब इस बात पर शिखा चुप हो जाती है, जिसके बाद आयशा समझ जाती है कि वो इस बारे में अब बात करना नहीं चाह रही, इसलिए अब वो भी वहाँ से ये कहकर निकल जाती है कि मैडम, जब भी कोई जरूरत हो तो मुझे याद कीजिएगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहर में डॉक्टरों की मौतें हो रही होती हैं, इसलिए ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है, जिससे कि आम पब्लिक और डॉक्टर्स में डर का माहौल छा जाता है। और इतना ही नहीं, शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स छुट्टी लेकर शहर से बाहर भी जाने लगते हैं और कुछ तो ड्यूटी पर ही नहीं आते। हालांकि पुलिस मीडिया को यही अपडेट देती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, हम जल्द ही इस केस को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन तब तक कोई भी डॉक्टर घबराकर इधर उधर ना जाए और अपनी ड्यूटी करे। लेकिन पुलिस की किस्मत इतनी खराब होती है कि इस स्टेटमेंट के कुछ ही देर बाद शहर में एक और डॉक्टर की मौत की खबर आ जाती है, और इस डॉक्टर का नाम होता है अशोक। ये सुनकर अब पूरा डिपार्टमेंट हिल जाता है, जिसके बाद फौरन इंस्पेक्टर शिखा और बाकी लोग उस क्राइम स्पॉट पर पहुंचते हैं। अब यहाँ पर ये लोग वहाँ काम करने वालों से पूरी पूछताछ करते हैं, जिसमें से एक आदमी उस डॉक्टर का बहुत ही खास होता है। अब वो आदमी इन लोगों को बताता है कि मैडम, डॉक्टर अशोक इस घर में अकेले ही रहते थे, जबकि उनका बड़ा बेटा और उनकी पत्नी अमेरिका में रहते हैं। अब इस पर शिखा पूछती है कि वो लास्ट टाइम कब आए थे, जिस पर वो आदमी कहता है कि वो इंडिया तभी आते हैं जब उन्हें कोई अपना काम होता है। सर से उनका इतना लेना देना नहीं था, वहीं सर भी उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे थे। हालांकि उनकी बीवी और लड़का साल 2 साल में एक बार चक्कर फिर भी लगा लेते हैं। अब ये सुनकर शिखा उससे कहती है कि फैमिली की इसी हालत का तुमने फायदा उठाने का सोचा होगा, जिस वजह से तुमने इस आदमी को मार दिया ताकि इसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाकर चैन की जिंदगी जी सको। पर तभी वो आदमी कहता है कि नहीं नहीं मैडम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, बल्कि मैं खुद इस चीज से हैरान हूँ क्योंकि साहब की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। अब ये सुनकर शिखा उससे कहती है कि ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, उसके बाद हमें पता चल ही जाएगा कि तुम अपने साहब के कितने वफादार हो। लेकिन तब तक मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि जब तक पुलिस तुमको इजाजत ना दे तब तक तुम ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। अब सीन यहाँ से वापस आयशा पर आता है, जहाँ इस जगह पर मिले सबूतों को चेक करने के बाद वो फिर से उस क्राइम को इमेजिन करने लगती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ होगा। तो यहाँ पर वो देखती है कि जब डॉक्टर अशोक खाना खा रहा होगा तभी अचानक खाना खाने के बाद उसे कुछ हुआ होगा, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई होगी, क्योंकि उसके कपड़ों पर एक सिलवट तक नहीं थी, जिससे यह साबित होता है कि वो अपनी जगह से ज्यादा मूव नहीं हुआ था और वहीं नीचे गिरकर मारा गया था। और फिर उसके मरने के बाद वो काम करने वाला आदमी आया होगा, जिसने डॉक्टर अशोक को मरा हुआ देखकर पुलिस को फोन किया होगा। खैर, अब उस डॉक्टर के घर में इंस्पेक्टर शिखा और कांस्टेबल रविंद्र ये दोनों छानबीन कर रहे होते हैं और तभी उन्हें कबर्ड में बहुत सारे निरोधक और कुछ सीडीज के पैकेट्स मिलते हैं, जिससे कि उन्हें शक हो जाता है कि शायद यहाँ पर कुछ गलत काम भी हो रहा होगा। और इसके बाद शिखा आयशा से कहती है कि ठीक है, अब हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस केस के बारे में क्या करना है वो देखेंगे, लेकिन फिलहाल तुम लोग घर जाओ, मैं इस केस की डिटेल सबमिट करती हूँ और फिर मैं भी चली जाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि आयशा अपने दोस्त अरुण को उसके घर पर छोड़ती है और उसके बाद अपने घर पर आ जाती है। फिर रात को हम मास्क पहने हुए एक बंदे को आयशा के घर में व्हील चेयर पर बैठा हुआ देखते हैं। इसके बाद वो बंदा धीरे धीरे आयशा के करीब आता है, जिससे डरकर आयशा की नींद खुल जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब महज उसका एक डरावना सपना था। लेकिन यहाँ हमें एक और चीज पता चलती है कि अक्सर ऐसे विजन्स आयशा को बीच बीच में आते रहते हैं। खैर, इसके बाद आयशा तैयार होकर अपने दोस्त अरुण के घर पर आती है और उसे पिकअप कर लेती है। अब इसी बीच आयशा के पास उस पोस्टमार्टम वाली डॉक्टर का कॉल आता है, जो उसे फौरन अपने पास बुलाती है। इसलिए अब ये दोनों बिना देरी किए उस डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो डॉक्टर उससे कहती है कि अभी लास्ट तीसरे डॉक्टर मतलब कि अशोक की लाश की जब हमने ठीक से जांच पड़ताल की तो हमें थोड़ा शक हुआ था, जिस वजह से हमने उसका 6 घंटे के अंदर ही पोस्टमार्टम कर दिया था। ये सुनकर आयशा पूछती है कि इससे कोई फायदा हुआ? तो डॉक्टर कहती है कि हाँ, इससे हमें एक शॉकिंग बात पता चली।
एक तो ये कि अगर हम कल सुबह के बाद इस बॉडी का पोस्टमार्टम करते तो हमें ये बात कभी पता ही नहीं चलती कि उसके शरीर के अंदर एक दवाई है, और वो भी बहुत ही रेयर किस्म की। और ये दवाई इतनी खास है कि 6 घंटे के अंदर ही वो बॉडी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, जिस वजह से उसका लेट पोस्टमार्टम करने के बाद कोई भी सुराग नहीं मिलता। यानी अगर हम 6 घंटे के बाद बॉडी का पोस्टमार्टम करते तो हमें पता ही नहीं चलता कि डॉक्टर की मौत उस दवाई की वजह से हुई है, और हम समझ लेते कि डॉक्टर ने खुद की जान ली है। और अब यहाँ हमें बताया जाता है कि अब तक जो तीनों मर्डर्स हुए हैं उन तीनों के अंदर हमें मरने वालों की बॉडी के अंदर एक खास दवा मिली है, और वो दवा एक ही तरह की है। यानी तीनों को मारने वाला किलर एक ही है, और वो इतना शातिर है कि हत्या करने के बाद भी वो इसे हत्या जैसा दिखने नहीं दे रहा। अब ये जानते ही आयशा के होश उड़ जाते हैं, और वो फौरन इंस्पेक्टर शिखा को कॉल करके बताती है कि मैडम, हम कुछ न कुछ सबूत मिस कर रहे हैं, इसलिए आपको दोबारा से सभी फाइल्स चेक करनी होंगी। उसके अंदर आपको कुछ न कुछ सुराग जरूर मिलेगा। तो ये सुनकर अब शिखा आयशा की बात को सीरियसली लेते हुए फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सारी फाइल्स को चेक करने लगती है, लेकिन फिर भी उसे वहां पर कोई भी सुराग नहीं मिलता। खैर, अब इस तरफ आयशा भी अपने हिसाब से सबूतों को इकट्ठा करने में लगी होती है, और इसीलिए अब सारे सबूतों को बार बार देखने लगती है। अब इसी बीच वो अपने ऑफिस में मरे हुए डॉक्टर्स की बॉडीज की फोटोग्राफ्स देख रही होती है, और फिर जब वो फोटोज को ध्यान से देख रही होती है तभी उसे एक फोटो मिलता है जिसमें अरुण एक दवाई के साथ खुद की फोटो ले रहा था। अब उस दवाई को देखने के बाद आयशा को पता चलता है कि उन मरे हुए तीनों डॉक्टर्स के घर पर उन्हें सेम ही दवाई मिली थी। इसके बाद वो उस दवाई की जांच करवाती है कि आखिर उसे कौन सेल करता है, लेकिन उसके लिए उसे कंपनी का नाम जानना था। इसलिए अब उस दवाई की फोटो को जूम करने के बाद वो ये इन्फॉर्मेशन निकालती है कि वो दवा आखिर किस कंपनी से जुड़ी है। इसके बाद आयशा बिना देरी किए उस कंपनी की सारी डिटेल्स इंस्पेक्टर शिखा को भेज देती है, और फिर यहाँ पर शिखा उस दवाई की डिटेल्स के बारे में पता करवाती है। तब जाकर उन्हें उस फार्मास्यूटिकल दवाइयों का एक डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है जिसका नाम होता है प्रमोद। अब ये लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि कहीं ना कहीं ये प्रमोद ही इन लोगों का किलर है, क्योंकि अपनी तफ्तीश में उन्हें कुछ ऐसे ही क्लूज मिल रहे थे। खैर, अब पुलिसिया टीम प्रमोद के घर का एड्रेस पता करती है, जिसके बाद ये लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि हर बार की तरह ये लोग 1-2 नहीं बल्कि अच्छे खासे नंबर्स में वहां जाते हैं ताकि प्रमोद वहां से भाग ना जाए। लेकिन जब ये लोग उसके घर के अंदर जाकर पूछताछ करते हैं तो इन्हें घर के अंदर मौजूद महिला बताती है कि प्रमोद तो घर पर नहीं है। पर तभी हम यहाँ पर प्रमोद को देखते हैं जो कि अपने घर की तरफ आ रहा होता है, और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि पुलिस उसके घर पर आई हुई है। लेकिन तभी अचानक उसकी नजर एक पुलिस वाले पर पड़ती है, फिर दूसरे पुलिस वाले पर। अब पुलिस वालों ने प्रमोद को कभी देखा नहीं था, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इतने में प्रमोद उनको देखकर समझ जाता है कि वो उसके घर पर ही आए हुए हैं, इसीलिए ये पता चलते ही वो रास्ता बदलकर वहाँ से भागने लगता है। अब पुलिस वालों को ये देखकर समझने में देर नहीं लगती कि ये प्रमोद ही होगा जो पुलिस को देखकर भाग रहा है। इस तरह अब पुलिस फौरन एक्शन में आती है और वो लोग प्रमोद के पीछे दौड़ पड़ते हैं, जिसमें आयशा भी शामिल होती है। अब प्रमोद तो इस एरिया के बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए वो बहुत ही तेजी से दौड़ने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर हम आयशा को देखते हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे भी यहाँ के सारे रास्ते याद हैं। इसलिए अब वो शॉर्टकट मारते हुए उसके पीछे पीछे एक घर की छत तक पहुँच जाती है। लेकिन जब तक वो उसके पास पहुँच पाती तब तक हम देखते हैं कि प्रमोद वहाँ से भागते वक्त छलांग लगाने के चक्कर में नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी गिरकर वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये सब देखकर पुलिस और आयशा हैरान रह जाते हैं। अब पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आती है कि उस दवाई वाली फार्मा कंपनी से जुड़े प्रमोद और उन डॉक्टर्स के बीच में किसी चीज को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा था। इसलिए इस प्रमोद ने उन डॉक्टर्स को बहुत ही चालाकी से उस दवा के जरिए मार दिया। लेकिन हम देखते हैं कि आयशा इस चीज को लेकर काफी मायूस होती है, क्योंकि शायद वो प्रमोद को पकड़ना चाहती थी जबकि वो मारा गया। खैर, अब ये सब होने के बाद इंस्पेक्टर शिखा आयशा से कहती है कि आयशा, खूनी पकड़ा नहीं गया इस बात से तुम बिल्कुल निराश मत होना, और वैसे भी अगर हम उसे पकड़कर कोर्ट में पेश करते तो जज साहब उसे फांसी दे देते। लेकिन यहाँ पर तो इस किलर को भगवान ने ही सजा दे दी, इसलिए तुम चिंता मत करो, हमारे केसेस में तो ऐसा होता रहता है। लेकिन ये सुनकर आयशा उससे कहती है कि मैडम, ये सब तो ठीक है, लेकिन हम लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, तो लोगों के अंदर एक डर पैदा होता है और वो कोई भी अपराधी कैसा भी अपराध या फिर गुनाह करने से पहले 100 बार सोचता है कि कानून उसको नहीं छोड़ेगा। पर फिर वापस शिखा उसे कंफर्टेबल फील करवाते हुए कहती है कि अपने दिमाग पर मत लो, अभी तुम अपना करियर शुरू कर रही हो, इसलिए हर कंडीशन को एक्सेप्ट करना सीख लो। खैर, अब उसके बाद हम देखते हैं कि आयशा अपने घर पर आ जाती है। और दोस्तों, यहाँ आता है इस मूवी का पहला और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसके बाद कहानी यहाँ से सीधा 5 साल पहले फ्लैशबैक में चली जाती है।
अब हम यहाँ पर आयशा को देखते हैं, जो कि बहुत खुश होकर आज अपने घर पर आती है और फिर वो अपनी माँ और भाई को बताती है कि उसे स्कॉलरशिप मिल गई है, जिस वजह से आगे की फॉरेंसिक ऑफिसर की पढ़ाई को करने के लिए सारा खर्चा उसका कॉलेज ही उठाएगा। लेकिन उसके लिए उसे 3 साल तक दूसरे शहर रहना होगा ताकि वो अपनी ये पढ़ाई और ट्रेनिंग को पूरा कर सके। अब ये बात सुनकर उसकी माँ और भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली आयशा का सपना सच होने वाला है, क्योंकि वो हमेशा से एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी। लेकिन अब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी पुलिस से जुड़ा हुआ था, जिस वजह से आयशा भी बहुत खुश थी कि आखिर उसका सपना पूरा हो ही गया। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि आयशा का सारा सामान पैक कर दिया जाता है और जाते वक्त वो अपने भाई से कहती है कि विनोद, माँ का ख्याल रखना, उन्हें ज्यादा तंग मत करना और मैं यहाँ पर साल में 1-2 बार आती रहूंगी। लेकिन इस बीच हम ये भी नोटिस करते हैं कि उसके भाई विनोद की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी, जिस वजह से वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। अब आयशा अपने भाई और माँ को अलविदा कहकर दूसरे शहर के लिए निकल जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि आयशा के जाने के बाद घर और बाहर के काफी सारे काम उसकी माँ रमा को करने पड़ते हैं, जिस वजह से वो विनोद पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती और उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाती है। अब आयशा इस बीच जब अपनी माँ से हालचाल पूछने के लिए कॉल करती थी तो उसकी माँ अपनी बेटी को टेंशन ना हो इसलिए यहाँ के हालातों के बारे में कुछ भी नहीं बताती थी। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिन रमा अपने बेटे को मेडिकल से दवाइयाँ लाकर खिलाने लगती है, लेकिन जब दिन पर दिन उसकी हालत और खराब होने लगती है तो रमा बहुत घबरा जाती है। इसलिए अब वो अपने पड़ोसी शिवा की मदद से अपने बेटे विनोद को एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जिसके बाद में उसे मेडिकल वाले से पता चला था कि डॉक्टर का नाम था डॉक्टर संदीप। अब यहाँ पर डॉक्टर संदीप विनोद की बॉडी का चेकअप करते हैं और फिर रमा को अगले दिन आने के लिए कहते हैं। इसके बाद जब ये लोग अगले दिन हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर संदीप उन्हें बताते हैं कि देखिए, आपके बेटे की रिपोर्ट्स को हमने स्टडी किया है और हमें पता चला है कि उसे एक बहुत ही बड़ी बीमारी हो गई है जिसका नाम है ल्यूपस। वो बताता है कि ये एक बहुत ही रेयर किस्म की बीमारी है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम धीरे धीरे खराब हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर जल्दी से उसका ट्रीटमेंट शुरू करना होगा, वरना काफी देर हो जाएगी, क्योंकि आप पहले ही उसकी हालत को लेकर देर कर चुकी हैं। अब रमा उससे पूछती है कि डॉक्टर साहब, विनोद का किस तरह का इलाज होगा? तो डॉक्टर संदीप उससे कहता है कि कीमोथेरेपी के जरिए उसे बचाया जा सकता है और उसके जैसे और भी कई बच्चे उस इलाज से ठीक हुए हैं, इसलिए आप भी चिंता मत कीजिए, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको हर हफ्ते उसे यहाँ पर लेकर आना होगा, जिसके बाद हमें उसको कीमोथेरेपी के सेशंस देने होंगे जो कि कुछ स्टेजेस में होते हैं। अब यहाँ पर आयशा की माँ डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर साहब, कितना खर्चा आएगा? तो डॉक्टर संदीप बताता है कि हर सेशन का 16,000 रुपए का खर्चा होगा। लेकिन ये सुनकर अब रमा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि वो इतने पैसे का इंतजाम कैसे करेगी। ऊपर से वो इस बारे में आयशा को बताना नहीं चाहती थी ताकि उसके करियर पर कोई असर न पड़े और वो भाई के चक्कर में कहीं वापस न आ जाए। इसलिए अब शुरुआत में वो जैसे तैसे करके उसने जितने भी पैसे बचाए थे वो सभी पैसे इकट्ठा करती है और वो पैसे डॉक्टर को देकर कीमोथेरेपी स्टार्ट करवाती है। फिर पहला सेशन हो जाता है, लेकिन दूसरे सेशन के लिए वो अपने घर का कुछ सामान बेच देती है। लेकिन अभी भी और 4-5 बार कीमोथेरेपी के सेशंस बाकी थे, जिसके लिए रमा के पास थोड़े भी पैसे नहीं थे। इसलिए अब वो डॉक्टर संदीप के पास जाकर कहती है कि अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं, प्लीज डॉक्टर साहब, आप मेरी मदद कीजिए, कैसे भी करके मेरे बेटे का ट्रीटमेंट करवा दीजिए, मैं बाद में आपके पैसे चुका दूंगी। तो यहाँ पर डॉक्टर संदीप उसे डॉक्टर अशोक के पास जाने के लिए कहता है और उसे बताता है कि वो कम पैसे में आपके बेटे का ट्रीटमेंट कर देंगे। फिर इसके बाद वो लोग तुरंत ही डॉक्टर अशोक के हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जहाँ डॉक्टर अशोक उन्हें बताता है कि मेरे जान पहचान का एक बंदा है जिसका नाम है प्रमोद और उसका फार्मास्यूटिकल बिजनेस है और वो आपकी मदद जरूर करेगा। तो इस तरह अब अशोक यहाँ पर प्रमोद को बुला लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक रमा वहीं पर बेहोश हो जाती है और फिर जब उसे होश आता है तो हम देखते हैं कि वो तीनों मिलकर रमा के साथ गलत काम कर चुके थे। फिर जब रमा को इसके बारे में पता चलता है तो ये लोग उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो इसकी कीमत तो चुकानी होगी ना, इसलिए हम तुम्हारे बेटे का इलाज करेंगे, जबकि तुम्हें हर बार हमारे पास आना होगा। इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर आयशा की माँ उन्हें थप्पड़ लगाकर अपने घर वापस आ जाती है और फिर डॉक्टर के पास वापस ना जाने का फैसला कर लेती है। लेकिन इसी दौरान इलाज ना मिलने की वजह से विनोद की भी मौत हो जाती है, जिससे रमा पूरी तरह से टूट जाती है। इसके बाद जब ये बात आयशा को पता चलती है तो आयशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हम देखते हैं कि आयशा और उसका दोस्त अरुण पढ़ाई करने के लिए वहां आए थे, लेकिन ये खबर मिलते ही ये दोनों तुरंत ही अपने गांव पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ पर आने के बाद आयशा के भाई का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन अपने भाई की मौत की घटना की वजह से आयशा बहुत ज्यादा दुखी होती है। इसके बाद उसे 1-2 दिन बाद विनोद की एक ड्राइंग बुक मिलती है
जिसके अंदर उसने कुछ पिक्चर्स बनाए हुए थे। अब उस ड्राइंग की मदद से आयशा को सारी बातें पता चलती हैं कि उसकी माँ के साथ डॉक्टर लोगों ने कैसी घटिया हरकतें की थी और उन लोगों ने पैसे लूटे और उसका भाई का इलाज भी नहीं किया। इसलिए अब आयशा ठान लेती है कि वो इन डॉक्टर्स लोगों को मारकर अपना बदला लेगी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि आयशा और उसका दोस्त अरुण मिलकर ही उन सभी डॉक्टर्स को मार देते हैं और इन लोगों ने तो पहले ही फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रखी थी, इसलिए ये लोग क्राइम लोकेशन पर कोई भी सुराग नहीं छोड़ते। साथ ही मर्डर करने के बाद उन चीजों को वहाँ पर रख देते हैं जिन चीजों को देखकर पुलिस को आसानी से शक हो जाए, मतलब वो दवाई जिसे खाकर उन सभी डॉक्टर्स लोगों की मौत हो गई थी। फिर यहाँ पर आयशा ने उन सभी डॉक्टर्स के मर्डर का इल्जाम प्रमोद के ऊपर डाल दिया था, क्योंकि प्रमोद ने उसकी माँ के साथ गलत काम किया था। लेकिन यहाँ आता है इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब हम देखते हैं कि प्रमोद जब छत पर दौड़ रहा था तब आयशा ने उसे धक्का देकर जानबूझकर मार डाला था ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके। और रही बात राजू की, तो राजू को भी आयशा ने ही मारा था क्योंकि वो इन लोगों के साथ मिला हुआ था और वो ये सब इमेजिन इसीलिए करती थी ताकि मर्डर की थ्योरी को पूरी तरह से सटीक बना सके। तो इस तरह से आयशा अपने भाई की मौत का बदला और अपनी माँ के साथ हुई बदसलूकी का बदला ले लेती है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।